तो मेरे भाई लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था एक प्रोग्राम बनाना स्टेट के ऊपर, और एक हमने लॉजिक को एक प्रॉब्लम को भी सोल्व करा था, और 3 वीडियोस मैंने आपको दे दी है स्टेट के ऊपर। आज ये चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट समझेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे, और इसका मैं बताता हूँ बाद में। पर हमने अभी तक जो कवर करा है दैट इज बेसिक्स ऑफ स्टेट, और स्टेट्स को कैसे बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर, हैंडलिंग मल्टीपल स्टेट्स इन कंपोनेंट, एंड फोर्थ थिंग हमने क्या करा था, कोई प्रॉब्लम सोल्व करके देखी थी, जो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर दिखेगा। तो ये है पार्ट 4। इसके अंदर हम समझेंगे रेंडर एंड कमिट के बारे में। आप मेरी स्क्रीन देखिए। हाँ, तो मेरी स्क्रीन पे मैंने क्या दिखा रखा है आपको, रिएक्ट डॉट डेव, जो कि बेसिकली क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट की, रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर एक टॉपिक होता है रेंडर एंड कमिट। देखो, सबसे पहला टॉपिक हमने क्या करा था, स्टेट ए कंपोनेंट मेमोरी, ये हमने कंप्लीट करा था, जिसके अंदर सारा बेसिक्स था स्टेट के अंदर। और इसके अंदर क्या है, स्टेट का बैकग्राउंड प्रोसेस है कि स्टेट बैकग्राउंड में कैसे काम करती है। तो रेंडर एंड कमिट, बिफोर योर कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन दे मस्ट बी रेंडर्ड बाय रिएक्ट। मतलब कि जब भी आपके कंपोनेंट जो भी आपको दिखाना चाहते हैं, यूआई पे जो भी दिखाना चाहते हैं, वो सबसे पहले रिएक्ट उसको अपने आप से हैंडल करता है, तभी उनको स्क्रीन पे दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स इन द प्रोसेस विल हेल्प यू थिंक अबाउट हाउ योर कोड एग्जीक्यूट्स एंड एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर। तो हम समझेंगे कि कैसा आपका कोड एग्जीक्यूट होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है कोड का, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सच्चाई बताता हूँ मैं। ये नहीं होता स्टेट के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, फंक्शन बनाया, उसके अंदर वैल्यू रखी, बात खत्म। नहीं, इतना बेसिक नहीं है स्टेट, और इतना नहीं है इजी। मोस्टली यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी है, वो सिर्फ 15-20 मिनट में आपको पेल देते हैं कुछ भी, और आपको लगता है कि इतना ही होता है। नहीं, बहुत कुछ होता है। मैं आपको इसलिए एक पूरी सीरीज बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं ऐसे गलत ज्ञान ना मिले, जो है सच वाला ज्ञान जितना होना चाहिए एटलीस्ट उतना तो हो आपके पास। ठीक है, तो आज हम समझेंगे रेंडर एंड कमिट के बारे में, कि आपका कोड कैसे चलता है और कैसे वो बिहेव करता है, पूरी प्रोसेस कैसी होती है जब एक स्टेट काम करती है। देखो, इमेजिन करो जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आपके कुक्स है। कुक्स मतलब होता है जो खाना बनाते हैं, असेंबलिंग टेस्टी डिशेस फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स। इन दिस सिनेरियो रिएक्ट इज द वेटर हु पुट्स इन रिक्वेस्ट एंड कस्टमर्स एंड ब्रिंग देम देयर ऑर्डर। दिस प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग एंड सर्विंग यूआई हैज 3 स्टेप्स। मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जब जैसे वेटर आपके सामने आता है, वेटर को आप बोलते हो कि मुझे ये खाना है, और पूरी जो प्रोसेस होती है फिर वो आपके पास खाना लेके आता है। बस इसी तरीके से समझ लो, जब आपके सामने वेबसाइट दिखती है और वेबसाइट में आप कहीं पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुलता है, या फिर कुछ पेज पे कुछ चेंज होता है, तो वो पूरी बैकग्राउंड में प्रोसेस कैसे होती है एक रिएक्ट ऐप के अंदर। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रिगर करते हो। ट्रिगर मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ कहीं पे क्लिक करा, कोई काउंटर, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, तो आपने बटन पे क्लिक करा, वो आपने क्या करा, कुछ ट्रिगर करा। ठीक है, दो तरह के ट्रिगर होता है, मतलब कि ट्रिगरिंग और रेंडर। ट्रिगरिंग और रेंडर मतलब कि रेंडर मतलब कि देखना, रेंडर मतलब होता है कि यूआई पे एलिमेंट्स को आना, यूआई पे एलिमेंट्स का आना, वो क्या होता है, रेंडर होता है। तो रेंडर को ट्रिगर करना। ठीक है, तो ट्रिगरिंग रेंडर देन रेंडरिंग। रेंडर को ट्रिगर करने के बाद फिर दिखेगा कैसे, फिर दिखने के बाद मतलब कि रेंडरिंग, कंपोनेंट्स की रेंडरिंग के बाद कमिट। कमिटिंग का मतलब होता है यूआई पे डिस्प्ले होना। फिर देखो, सबसे पहले होता है ट्रिगर, आपने ट्रिगर करा रेंडर को, फिर उसके बाद रेंडरिंग होगी कंपोनेंट्स की, कि कंपोनेंट्स के अंदर बैकग्राउंड में कोई स्टेट अपडेट होगी, कोई वैल्यू चेंज होगी, जो भी रेंडरिंग प्रोसेस चलेगी। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ऑर्डर का प्रिपेयर होना किचन के अंदर। फिर तीसरा होता है जैसे कि कमिट। कमिट का मतलब होता है यूआई पे फाइनल रिजल्ट क्या है यूआई पे दिखाना। ठीक है, तो तीनों स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, ट्रिगर रेंडर। देयर आर 2 रीजंस फॉर अ कंपोनेंट टू रेंडर। हमारे कंपोनेंट्स को रेंडर होने के लिए 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल रेंडर। लेट्स सपोज हम कहाँ गए, instagram.com पे गए, तो मैंने क्या करा, इनिशियल रेंडर को वहां पे क्या करा, ट्रिगर कर। सेकंड होता है द कंपोनेंट्स और वन ऑफ द एंसेस्टर स्टेट हैज बीन अपडेटेड। या तो ऐसा हो कि एक कंपोनेंट या फिर उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें किसी की स्टेट अपडेट हो जाए। तो जब वो दोनों में से कुछ भी एक चीज होती है, जैसे कि आपने एक वेबसाइट पे विजिट करा, तो आपने क्या करा, एक इनिशियल रेंडर को ट्रिगर करा। सेकंड होता है, या फिर आपने क्या करा, किसी बटन पे क्लिक करा, और बटन पे क्लिक होने के बाद आपकी स्टेट अपडेट हुई, और उस स्टेट अपडेट होने की वजह से एक और रेंडर हुआ। मतलब उसको बोलते हैं हम, जब एक बार रेंडर हो जाता है फिर दोबारा से रेंडर होता है, तो सेकंड रेंडर को हम बोलते हैं री रेंडरिंग। तो सेकंड री रेंडरिंग कब होती है आपकी, जब आप तो आपकी कोई स्टेट अपडेट हो रही है। तो इनिशियल रेंडर, व्हेन योर ऐप स्टार्ट्स यू नीड टू ट्रिगर द इनिशियल रेंडर। फ्रेमवर्क्स एंड सैंडबॉक्सेस समटाइम्स हाइड दिस कोड, बट इट्स डन बाय कॉलिंग create root with the target DOM node and then calling its render method with your component। आपको पता ही है, देखो वेबसाइट जब सबसे पहले दिखती है तो ऑब्वियसली वो इनिशियल रेंडर ही होता है। मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने कोड दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा कोड से समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो अगर आप जाओगे इंडेक्स मेन डॉट जेएसएक्स, आप अगर नॉर्मली आपने रिएक्ट ऐप बनाई है तो आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स दिख रहा होगा। अगर आपने उसके थ्रू बनाई है, क्या कहते हैं, वेट के थ्रू, तो आपको मेन डॉट जेएसएक्स दिख रहा होगा। दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, आपको सबसे पहले जब आप इनिशियल रेंडर करते हो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलता
है, ये क्रिएट रूट फंक्शन चलता है, जिसके अंदर होता क्या है सिंपली, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है HTML। HTML कौन सी है यहाँ पे, index.html, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो div टैग, उसके अंदर आईडी क्या है, रूट है, राइट, ये वाले याद रखना। एक HTML फाइल है, वो जो HTML फाइल होती है ना, इंटरनली लिंक्ड होती है किसके साथ, main.jsx के साथ। मतलब कि यहाँ पे जो ये HTML फाइल है और जो ये JSX फाइल है, ये इंटरनली लिंक होती है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब मेरे भाई क्या होगा, index.html, ये मतलब है डॉक्यूमेंट का। आपको पता ही है, नॉर्मली आप HTML CSS JS पढ़ के आए हो, तो आपको पता ही है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिस फाइल के साथ, जिस HTML फाइल के साथ वो जुड़ी हुई है, उसके सारे एलिमेंट्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो पूरा एलिमेंट सिस्टम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है और उसको हम डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेस करते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अगर उस HTML फाइल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को मुझे टारगेट करना है, तो मेरे पास बहुत तरीके होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय, और भी दो तरीके होते हैं, वो इतने यूज नहीं होते, वो भी मतलब समझ लो, ये जो तीन चार तरीके होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, हम एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका यूज होता है अगर किसी एलिमेंट की आईडी लेट सपोज रूट है, तो मैं उस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप index.html में जाओगे, तो यहाँ पे div टैग के अंदर आईडी रूट है, राइट। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि main.jsx के अंदर मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर आईडी लिख के रूट, मैंने क्या करा, इस div टैग को यहाँ पे टारगेट कर लिया। क्लियर, टारगेट करने के बाद मेरा टारगेट हो गया, उसके अंदर मैंने क्या चलाया, क्रिएट रूट फंक्शन चलाया, जो मुझे रिएक्ट डॉम देता है। इसके थ्रू मुझे क्या हुआ, एक रूट क्रिएट हो गया मेरा इस div टैग के अंदर, इस div टैग के अंदर रूट क्रिएट होगा। जैसे कि मतलब कि यहाँ से मेरी एप्लीकेशन ग्रो होना शुरू होगी, यहाँ से मेरी एप्लीकेशन, यहाँ से मेरा रिएक्ट ऐप, यहाँ से मेरी रिएक्ट की फंक्शनैलिटी ऑन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कर लिया। उसके अंदर रूट बनाने के बाद मेरे पास होता है एक रेंडर फंक्शन। अब मैं रेंडर फंक्शन यूज करके बता सकता हूँ कि मेरे को क्या रेंडर करना है, मुझे इसके अंदर क्या डिस्प्ले करना है। मेरे को मतलब कि एक तरह से मैंने क्या करा, div टैग को जब टारगेट करा, div टैग यहाँ पे खाली है, अब मेरे को इसके अंदर क्या डिस्प्ले करना है, मुझे एक H1 टैग डिस्प्ले करना है, H2 टैग डिस्प्ले करना है, P टैग डिस्प्ले करना है, कुछ भी इमेज टैग डिस्प्ले करना है। अब उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, main.jsx के अंदर जो मैंने टारगेट करा है रूट के अंदर, उसके अंदर जो रेंडर फंक्शन है, उसके अंदर अगर मैं कोई टैग डिफाइन कर दूंगा, तो वो टैग जो है रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ऐप कंपोनेंट रेंडर कर रखा है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ आ रही है, मतलब ऐप कंपोनेंट क्या होता है, मींस आपको रिएक्ट नहीं आती, अब थोड़ा रिएक्ट के बेसिक समझ के आओ। ये क्योंकि ये स्टेट मैनेजमेंट है, ये रिएक्ट का अपर वाला पार्ट है, मतलब कि थोड़ा एडवांस पार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऐप कंपोनेंट को रेंडर करा हुआ है। मैंने ऐप कंपोनेंट डाल दिया कि ऐप कंपोनेंट रेंडर कर दो उस div टैग के अंदर, ठीक है। अगर आप ऐप कंपोनेंट नहीं रेंडर करना चाहते, जैसे ही आप सेव करोगे, आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो ब्लैंक हो जाएगी। देखना चाहते हो, एक मिनट, आपकी वेबसाइट जो है ना मेरे भाई, जैसे मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी, मेरी एप्लीकेशन जो है वो पूरी ब्लैंक है, बिकॉज सी मैंने क्या करा, कुछ भी रेंडर नहीं करा रखा ना, कुछ भी नहीं है, देखो सब ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे एक H1 लिख दूं, तो हे, तो मेरे को हे दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज मैंने हे रेंडर कराया अभी, है ना। तो पहले क्या रेंडर हो रखा था, ऐप कंपोनेंट, तो ऐप कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो ये दिख गया। तो बात सेम ही है, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, ये चलता है, जो आपको अभी मैंने दिखाया ना, ये चलता है। अब जैसे ऐप कंपोनेंट रेंडर करा, अब ऐप कंपोनेंट ने किसको रेंडर करा था, मल्टी काउंट कंपोनेंट को, तो मल्टी काउंट यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, रेंडर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखना शुरू हो गया। तो एक तरह से इनिशियली क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन इस तरीके से हमारी क्या होती है, रेंडर होती है। अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है। देन द कंपोनेंट्स, और सेकंड री रेंडर का होता है जब कंपोनेंट या फिर उसकी किसी एक स्टेट में क्या हो, कोई ना कोई अपडेट हो। जैसे मैंने फर्स्ट रेंडर करा, उसके बाद अगर कुछ कोई स्टेट अपडेट हो गई, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मल्टी काउंट है, पहले मैंने किसका, देखो main.jsx के अंदर मैंने ऐप को रेंडर करा, और ऐप ने किसको रेंडर करा, मल्टी काउंट को, ठीक है। अब मल्टी काउंट जब रेंडर हुआ, तो उसके अंदर कोई स्टेट्स है, देखो 4 स्टेट्स हैं। अब चारों में से अगर मैं किसी एक को अपडेट कर देता हूं, तो वहीं पे ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, री रेंडर हो जाएगा। देखो अगर आप देखना चाहते हो, आप जाओ app.jsx के अंदर और बाहर देखो, यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप कंपोनेंट, आपको दिख जाएगा। अगर ये देखो बार बार कॉन्सोल होने का मतलब क्या है, फर्स्ट थिंग, अगर आप रेंडर से कंफ्यूज हो रहे हो कि रेंडर क्या होता है, रेंडर का मतलब होता है ये इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ऐप, इस फंक्शन का वापस से चलना, उसको हम री रेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन वापस चलेगा, तो मतलब क्या, रिटर्न भी वापस से करेगा और कंसोल लॉग भी वापस करेगा। तो ये ऐप के अंदर है, तो मैंने लिख दिया ऐप कंपोनेंट री रेंडर, ठीक है। आप चेक करना चाहते हो, आप कुछ नहीं करो, आप जाओ इंस्पेक्ट करो, और मेरे भाई कंसोल के अंदर जाओ, रिफ्रेश करो, और ऐप कंपोनेंट जैसे फर्स्ट टाइम तो रेंडर हुआ, ठीक है। अब सेकंड टाइम जैसे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट क्या नहीं हो रहा, री रेंडर नहीं हो रहा ना, बात आ रही समझ, आपको यहाँ पे ऐप कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा होगा, राइट, बिकॉज इसके अंदर स्टेट अपडेट नहीं हुई, इसके एंसेस्टर में, मतलब कि
मल्टी काउंट के अंदर अपडेट हुई है कोई स्टेट, ठीक है, तो ये री रेंडर हो रहा होगा, ना कि वो। यही तो फायदा है हमारा किसका, रिएक्ट ऐप का। रिएक्ट में अगर कहीं पे स्टेट अपडेट होती है तो वही कंपोनेंट री रेंडर होता है, वो कंपोनेंट और उसके बच्चे, मतलब कि अगर मल्टी काउंट है वो और उसके अंदर अगर कोई और कंपोनेंट है तो वो री रेंडर होगा, ना कि ये app.jsx, क्योंकि app.jsx उससे ऊपर है। आपकी स्टेट इस वाले पे अपडेट हुई है तो इसकी और इससे नीचे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे री रेंडर होंगे। इसको भी एक अच्छी ट्रिक है, बट ये प्रोडक्शन में ये भी गलत हो जाती है, ये भी अच्छी चीज नहीं होती कि बार बार अपडेट होना। इसके लिए भी बहुत सारे हमारे ऑप्टिमाइजेशन के फीचर्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इस पर फोकस करते हैं कि अगर इसमें स्टेट अपडेट हुई है, मतलब कि मल्टी काउंट जो किसके अंदर था, ऐप के अंदर, तो ऐप अपडेट नहीं हो रहा, ऐप री रेंडर नहीं हो रहा, सिर्फ यही री रेंडर होगा, ठीक है। तो मल्टी काउंट के अंदर आप जाओगे तो मैं कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे, मैं लिखा यहाँ पे मल्टी काउंट री रेंडर, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐप कंपोनेंट भी री रेंडर हुआ, मल्टी काउंट भी अब आप पूछ रहे हो कि मेरे भाई दो बार री रेंडर क्यों, मेरे भाई देख ये देख, दो बार मैंने दो बार यूज करा ना, तो एक बार ही जब फर्स्ट टाइम यूज किया तो फर्स्ट टाइम वाला री रेंडर, सेकंड टाइम यूज करा सेकंड टाइम दो बार री रेंडर हो गया, है ना, सेम कंपोनेंट दो बार यूज है इसलिए। तो इनिशियली क्या हुआ, ऐप कंपोनेंट एक बार री रेंडर हुआ और मल्टी काउंट री रेंडर हुआ और दूसरे वाला मल्टी काउंट हुआ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले को अपडेट कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा एक ही बार आ रहा है ना, और जब मैं सेकंड वाले को अपडेट कर रहा हूँ तो सेकंड वाला आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ना। जब जब मैं स्टेट अपडेट कर रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो कंपोनेंट जो है री रेंडर हो रहा है और वो चल रहा है ऑब्वियसली। और ये स्टेट जो होती है सारी आइसोलेटेड होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि दोनों कंपोनेंट है तो सेम, पर इन दोनों की स्टेट्स जो है वो अलग अलग इनिशियलाइज होती है, तो वो अलग अलग अपडेट हो रही है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ट्रिगर रेंडर ये कैसे होता है, इनिशियल रेंडर और री रेंडर व्हेन स्टेट अपडेट्स। वंस द कंपोनेंट हैज बीन initially rendered, you can trigger further renders by updating its state with the state function. Updating your component state automatically queues a render. You can imagine these as a restaurant guest ordering tea, dessert, and all sorts of things after putting on their first order, depending on the state of their first, on the thirst and हंगर। ऑल्सो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये प्रॉब्लम एक सोल्व करी थी और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे अगर आपने 3 स्टेट अपडेट करी है तो ये मत सोचो कि आपने यहीं पे अपडेट करी और यहीं से वो छू मंतर होके वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है। नॉर्मल जेएस फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन आपका यहीं चल रहा है और आपने यहीं पे अपडेट कर दी तो वो वहीं के वहीं अपडेट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है नॉर्मल फंक्शन। बट मेरे भाई ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये सॉरी नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल अपडेट तब होता है जब वो अपना फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टी काउंट के अंदर आपने सेट चला दिया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ चला, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये यहीं के यहीं अपडेट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये पहले भाई जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो लेगा तब अपडेट होगा ये, क्योंकि ये जो है ये क्यू में हो जाता है। क्यू मतलब कि आगे आने वाली प्रोसेस है ये। स्टेट अपडेट करना इमीडिएट नहीं होता, ठीक है। इसको क्यू में डाल दिया कि जब फंक्शन पूरा चल जाएगा फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपकी स्टेट अपडेट हो जाएगी और जैसे ही स्टेट अपडेट हो जाएगी वैसे ही री रेंडर हो जाएगा कंपोनेंट। ये आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और प्रोडक्शन में गलतियां इसलिए होते हैं बिकॉज उनको स्टेट नहीं पता है। और 50% 60% रिएक्ट तो पूरी स्टेट ही है, उसके सारे टॉपिक्स आपके स्टेट्स के रिलेटेड ही मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब स्टेप 2, रिएक्ट रेंडर्स योर कंपोनेंट। देखो स्टेट अपडेट हो गई, अब रेंडरिंग होगी। अब रेंडरिंग का मतलब होता है सामान को तैयार करना कि यूआई पे आपको क्या दिखाना है। इस तरीके से जैसे कि आपने वेटर को बुला के ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर जो है मेरे भाई किसके पास जाएगा, ऑर्डर जाएगा शेफ के पास। अब शेफ का काम है किसका, ऑर्डर को प्रिपेयर करना। तो ये प्रिपरेशन वाली प्रोसेस है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है। और इनिशियल रेंडर रिएक्ट विल कॉल द रूट कंपोनेंट। जब इनिशियल रेंडर होता है तब रिएक्ट क्या करता है मेरे भाई, रूट कंपोनेंट को कॉल कर देता है। फॉर सब्सिक्वेंट री रेंडर, सब्सिक्वेंट री रेंडर्स कब होते हैं मेरे भाई, सब्सिक्वेंट मतलब कि एक एक करके री रेंडर हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर क्या है, मतलब सॉरी एप्लीकेशन बड़ी है और उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे जैसे स्टेट अपडेट होगी वैसे वैसे मेरे री रेंडर्स बढ़ते जाएंगे। दिस प्रोसेस इज रिकर्सिव। इफ द अपडेटेड components return some other component, React will render that component next, and if that component also returns something, it will render that component next, and so on. The process will continue until there are no more nested components and React will knows exactly what should be displayed on screen. In the following example, React will call gallery and image several times because image यहाँ पे है। और अगर कहीं पे देखो during the initial render, React will call the create DOM nodes for section h1। और ये देखो ये आपको याद होगा, इनिशियल रेंडर के लिए तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट ही चलता है, इनिशियली रेंडर करना है। अब जब
during a re-render, React will calculate which of these properties, if any, have changed since the previous re-render. It won't do anything with the information until the next step, the commit phase. ठीक है, rendering must always be a pure function. आपको अगर ये चीज नहीं पता, देखो कुछ चीजें जो टर्म्स आपके सामने आ रही है, प्योर कैलकुलेशन। प्योर कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अगर आपने आधी कप पत्ती डाली है तो 2 कप चाय ही बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधी कप पत्ती डाली और 1.5 कप बन गया, तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। ऐसा है कि अगर आपने कोई स्टेट अपडेट करी और स्टेट अपडेट होने के बाद जब री रेंडरिंग प्रोसेस होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि री रेंडरिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेट अपडेट करने की वैल्यू थी और री रेंडरिंग के अंदर जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, वो कुछ और आउटपुट है। तो यहीं पे क्या होगा, प्योर कैलकुलेशन नहीं होगी, तो यहीं पे आपको रिएक्ट जो है मिसबिहेव करेगा आपके साथ, आपको एरर्स आने शुरू होंगे, आपको प्रोडक्शन में दिक्कत आनी शुरू होगी। तो हमेशा प्योर कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसके बारे में आगे बात होगी, मैं आगे आपको और समझाऊंगा, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। देखो स्टेप 3, जब री रेंडरिंग वो कर लेगा, मतलब रेडी टू, कि आपको रेडी करना है, यूजर को क्या दिखाना है वो सब डन करना है, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, कमिट करना चेंजेस को। देखो अब इनिशियल रेंडर के लिए जब रेडी है कि ये सब चीजें दिखानी है, तो इनिशियल रेंडर जब फर्स्ट टाइम होता है तब उस टाइम पे यूज होता है अपेंड चाइल्ड। आपको पता होगा डॉम के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है अपेंड चाइल्ड। जैसे मुझे अगर जावास्क्रिप्ट में मैंने किसी डिव टैग को एक्सेस करा और डिव टैग को एक्सेस करने के बाद उसके अंदर मुझे h1 टैग घुसाना है, तो मुझे अपेंड चाइल्ड करना पड़ेगा, उसके थ्रू मैं घुसा दूंगा, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड फंक्शन यूज होगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का। फॉर री रेंडर रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट विल अप्लाई द मिनिमल नेसेसरी ऑपरेशन कैलकुलेटेड व्हाइल रेंडरिंग टू मेक द डॉम मैचेस द लेटेस्ट रेंडरिंग आउटपुट। तो वो रिएक्ट करता है उसके बाद, ठीक है। वो रिएक्ट का इंटरनल पार्ट है, वो कैसे करता है, उसके अंदर एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये आपको पता होगा कि वर्चुअल डॉम होता कैसे है, इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, ये माउस को देखना, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, और सब कुछ सही है, सिर्फ यहीं पे कुछ पार्ट के अंदर कुछ अपडेट हुआ है, तो वर्चुअल डोम होता है, एक होता है एक्चुअल डोम। देखो वर्चुअल डोम क्या होता है, लास्ट रेंडर पे जो यूआई था उसकी कॉपी, उस डोम ट्री की कॉपी। अब यहीं पे अपडेट हुआ है, तो रेदर देन कि पूरा पेज पूरा कंपोनेंट रेंडर हो, वो क्या करता है, सिर्फ इसी को ही अपडेट करता है। बिकॉज कंपैरिजन जब नॉर्मल डोम का और वर्चुअल डोम का जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के अंदर इस सिर्फ यहीं पे ही चेंजेस आते हैं, मतलब उसको दिख जाता है कि यहीं पे चेंज हुआ है, तो सिर्फ इसी को ही री रेंडर करा जाता है और पूरे रेस्ट ऑफ को री रेंडर नहीं किया जाता। समझे बात को? तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इससे क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन की स्पीड बढ़ती है, और ये रिएक्ट ऑटोमेटिकली करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट का ये इंटरनल का पार्ट है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। बाकी आप इसको और पढ़ के देखो और समझ के देखो, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी लगे आप क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर दे पाऊं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हम बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझते हैं स्टेट एज स्नैपशॉट। देखो कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये सब चीजें समझना क्यों जरूरी है, ताकि आप रिएक्ट को, और रिएक्ट के अंदर जो स्टेट बहुत जरूरी टॉपिक है, उसको आप प्रोडक्शन में अच्छे से यूज कर पाओ, ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। प्रोडक्शन में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी बग्स आप जनरेट कर देते हो, बिकॉज आपको आधा अधूरा ज्ञान आपको पता ही है बेकार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन आपके पास नेक्स्ट वीडियो की, तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।